कर्नाटक से ये बड़ी खबर है। पूरा मामला कर्नाटक हिजाब तनाजे का है। हिजाब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कपिल सिब्बल ने अदालत से मामले की समाअत करने का मुतालबा किया है। चीफ जस्टिस ने कहा फिलहाल मामला हाई कोर्ट में है, हम देखेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो कर्नाटक का हिजाब मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कपिल सिब्बल ने अदालत से मामले की समाअत करने का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज की है। वहीं चीफ जस्टिस ने कहा फिलहाल ये मामला हाई कोर्ट में है, हम देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। तो आपको बता दें कर्नाटक के कॉलेज में कुछ तालिबात को कॉलेज जाने की एंट्री हिजाब के साथ नहीं मिल रही थी, इस वजह से ये पूरा तनाजा शुरू हुआ। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हालांकि कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि ये न केवल कर्नाटक से जुड़ा मुद्दा है बल्कि पूरे देश भर में हिजाब के मामले की चर्चा की जा रही है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक में जो मामला चल रहा है उसका ट्रांसफर करे और साथ ही साथ इस पूरे मामले की पूरी सुनवाई करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है चूंकि इस पूरे मामले में आज 2:30 बजे स्पेशल बेंच मामले की सुनवाई करने वाली है, लिहाजा अभी इस मामले में इंटरफेयर करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। देखते हैं इस मामले में हाईकोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। चूंकि इस मामले में कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया था कि इस मामले में कुछ संवैधानिक पहलू भी हैं जिस पर कानूनी बहस होनी है, लिहाजा मामला लंबा चल सकता है। चूंकि 2 महीने के भीतर ही उन जो लड़कियां हैं उनका एग्जाम है, लिहाजा उन्हें फिलहाल परमिशन दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी क्योंकि कपिल सिब्बल ये भी चाहते थे कि न केवल इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए बल्कि इस मामले में जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उस पर सुनवाई भी जल्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के स्पेशल बेंच के आदेश के बाद ही उस मामले में कोई इंटरफेरेंस वो करेंगे। बहरहाल कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि इस मामले की सुनवाई जरूरी है सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पूरे देश भर में लोग इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है अभी। कपिल सिब्बल को देखना बेहद अहम होगा कि इस मामले में जो कर्नाटका हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच सुनवाई कर रही है उसका क्या कुछ आदेश जारी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद से जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कपिल सिब्बल, वो राहत उनको नहीं मिली। सुशील, किस सिचुएशन में किस पॉइंट पर आके सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर कर सकती है? जी देखिए, साफ तौर से जब कर्नाटक हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, चूंकि मामला लार्जर बेंच में है, कानूनी मुद्दों पर सुनवाई की जा रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 पर कहीं ना कहीं बहस छिड़ी हुई है कि रीजनल प्लेस में अगर धार्मिक स्तर पर कोई अपने धार्मिक चीजों का प्रचार प्रसार करना चाहता है, ये उसका अपना अधिकार है, तो क्या उसको वो अधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसको लेकर एक बहस लंबी छिड़ रही है। और इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अभी इंटरवीन करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर इस मामले में हाई कोर्ट के स्पेशल बेंच कोई आदेश जारी करता है तो उस आदेश के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर करेगा। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, बेहद शुक्रिया सुशील तमाम तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें ये पूरा मामला कर्नाटक में शुरू हुआ जहां पर हिजाब को लेकर के ये तनाज़ा हुआ। कुछ लड़कियों का अपने हक के लिए आवाज़ उठाई कि हिजाब पहनना हमारा हक है, आईन ने हमें हक दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है कि हम हिजाब पहने और हिजाब पहनकर अपना एजुकेशन जो है वो पूरा करें, तालीम हासिल करें। लेकिन इस मामले को सियासी रंग लेते हुए ज्यादा देर भी नहीं लगी। ये पूरा मामला अब सियासी हो चुका है और इतना ही नहीं, इस मामले की गूंज जो है यूपी में भी सुनाई दी। आपको बता दें पहले मरहले के तहत यूपी में वोटिंग जारी है और कर्नाटक में उठा ये हिजाब का मामला, इसकी गूंज जो है यूपी में भी सुनाई दी, जहां पर प्रियंका गांधी और दीगर लीडरान ने कर्नाटक के इस हिजाब मामले को लेकर के बयान भी दिए, ट्वीट भी किए। और ये मामला कपिल सिब्बल ने अब सुप्रीम कोर्ट तक अपील की है। वहीं आपको बता दें आज पहले मरहले के इंतखाबात के दौरान यूपी में कुछ मकामात पर ईवीएम में खराबी की शिकायत आई है। मेरठ कैंटोनमेंट के एक पोलिंग बूथ में 20 वोटिंग मशीनों में तकनीकी खराबी पाई गई है। पहली बार आप वोट कास्ट कर रहे हैं? मेरा फर्स्ट टाइम है जी सर जी। और कैसा महसूस हो रहा है फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करके? अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। तो आप यंग हैं,
आपके मुद्दे क्या रहे हैं इस बार की, क्या सोच के आपने वोट किया है? सर जी देखिए, गुंडागर्दी अब काफ़ी कम हो चुकी है ज़्यादा, और लड़कियों की भी सुरक्षा काफ़ी चल रही है अच्छी, तो हमें बीजेपी सरकार अच्छी लगी है इस मामले में। देखो, ये तो नहीं बता सकते किसको दिया, लेकिन जिस आधार पर हमने सरकार की अपेक्षित किया है कि अभी आने वाले जिसको हमने वोट दिया है, वो जो हमारी सरकार आए उसको हम ये सोचेंगे कि वो अच्छा काम करे, और अच्छे काम करने के लिए हमने वोट दिया। बहुत एक्साइटेड हैं जी, और परिवर्तन चाहते हैं अपने लिए भी और किसानों के लिए भी, जो अब तक 13-14 महीने जो बैठे रहे हैं, उनका मुद्दा ये सरकार जो बनेगी वो सॉल्व करे, और परिवर्तन बहुत जरूरी है। देखिए, आज जो है आज का युवा इतना बेरोजगार हो चुका है, आत्महत्या करने पे तुले हुए हैं, और परिवर्तन आज समय की मांग है, और परिवर्तन जरूर होना चाहिए। सबसे पहला हमारा एक नागरिक का कर्तव्य है अपना मत चुनना, जो हमें मिला है। सिर्फ हमें एक ही कर्तव्य मिला है जो हमें निभाना है, किसी भी कीमत पे हमें अपना वोट वेस्ट नहीं करना। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी। अच्छा, जब आपने वोट डाला तो किन मुद्दों पे वोट डाला? अपनी मर्जी से हमने अपना वोट डाला है। हाँ। हमारी मर्जी, हम किसी को भी वोट डालें। हाँ। मेरा जो वोट है वो विकास के मुद्दे पे वोट डाला गया है। हाँ। हमारा मेन विकास सड़कों का है, और जो समय पे गन्ना किसानों का जो भुगतान हो रहा है 14 दिन के अंदर, उसके ऊपर मेरा वोट डाला गया है। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, और मैंने इतनी ठंड में पहली बार वोट डाला है। इसमें मतलब मुझे 2-4 दिन से मतलब उत्साह थी, और मैं यही सरकार चाहता हूँ जो हमारा विकास करे, अलीगढ़ का विकास करे, उत्तर प्रदेश का विकास करे। जो रुझान लग रहे हैं, सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान हो रहा है। फूल पे डाला है। फूल पे डाला है। क्या चीजें दिमाग में रखी थी? यही रखी, और क्या रखती। हमें ये है कि हमारे ठाकुर साहब कामयाब हो जाए, हमें भी कामयाब मिल जाए, इस बात से करें। ये हमारी सहायता करते हैं बहुत बेचारे। वहीं लोनी असेंबली को मुस्लिम अक्सरियती सीट के तौर पर देखा जाता है। इस सीट पर मुसलमान वोटरों की तादाद अच्छी है। दिल्ली से मुतसल इस इलाके में तरक्की बहुत पीछे रह गई है। यहाँ के वोटर्स में महंगाई और बेरोजगारी और इलाके की तरक्की बड़ा मसला है। इस वक्त हम लोनी विधानसभा की इंदिरा मार्केट टोली मोहल्ला इलाके में हैं, और जहां से जो बेहतर तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं। कि सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वोटर चाहे नए हो चाहे पुराने हो, तमाम लोगों में जोश दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर से महिलाएं जो हैं वो सुबह ही से जो है घरों से निकल कर आई हैं और वोट डालना चाहती हैं। अपने हक राय दही का, अपने मतदान, अपने जो है हक राय दही का, अपने एक तरह से मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहती हैं। ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये टोली मोहल्ला इंदिरा मार्केट इलाके की हैं, और कहना चाहिए कि ये एक तरीके से मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। काफ़ी बड़ी संख्या में इस विधानसभा में तकरीबन 1,68,000 के करीब जो है मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम चीज़ों से आगे बढ़ कर के जो लोकतंत्र का पर्व है, जमहूरियत का जश्न है, वो यहाँ पर ख़ासतौर से दिखाई दे रहा है। चाहे मर्द मतदाता हो चाहे वो फीमेल मतदाता हो, वो तमाम जो है वो यहाँ पर लाइनों में, लंबी लंबी लाइनों में आपको लगे हुए दिखाई देंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या चीज़ें हैं, ये ज़रूर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे से अब इन लोगों को अंदर भेजा जा रहा है ताकि ये लोग अपने मत का इस्तेमाल कर सकें, अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। महिलाएं जो है वो कम ही बात करती हैं, लेकिन कहना चाहिए कि एक समाज का आधा हिस्सा होती हैं। हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। यहाँ के क्या मुद्दे हैं, क्या महिलाओं की दिक्कतें हैं? यहाँ पे तो ना बिजली की सुविधा है, ना पानी की, बच्चों के लिए कॉलेज है, लड़कियों के लिए बहुत सी टेंशन, बहुत सी सड़क पानी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिजली पानी कुछ नहीं है यहाँ सुविधा, ना कोई लड़कियों के लिए कॉलेज स्कूल कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कॉलेज नहीं है लड़कियों का, तो कैसे फिर बच्चियाँ पढ़ती हैं यहाँ पर? लड़कियाँ कैसे स्कूल जाती हैं? प्राइवेट है एक, उसमें इतनी महंगी फीस है कि बहुत से तो नहीं पढ़ा पाते। अच्छा, लेकिन कोई सरकारी नहीं है लड़कियों के लिए सुविधा। यहाँ पर आप लोग क्योंकि घर चलाती हैं, तो क्या महंगाई या रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? बच्चे कितना रोजगार हासिल है? महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ? बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम बहुत परेशान है, काम से भी और खर्चे से भी बहुत परेशान है। अच्छा अच्छा अच्छा। काम तो बिल्कुल भी नहीं है। काम नहीं है? नहीं। तो क्या इस इलाके में कोई गवर्नमेंट, कोई हॉस्पिटल, कैसे स्वास्थ्य सुविधा यहाँ कैसी है? यहाँ 10 किलोमीटर दूर जीटीबी हॉस्पिटल जाना होता है हमें, और पेशेंट किसी भी हालत में हो, जीटीबी हॉस्पिटल यानी कि दिल्ली दिल्ली जाना होता है। यहाँ कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ। कितना सुरक्षित महसूस करती हो आने जाने में? सही रहता है? अच्छा माहौल रहता है? हाँ, सही रहे भैया।
क्या चाहती हो, क्या होना चाहिए तुम्हारे लिए, क्या किया जाए? अब हमारे ना तो बाल का कार्ड बन रहे, हमारे में तो राशन कार्ड नहीं है ना, और ना उतने यू ना हमारी पेंशन बन रही है, ना कुछ हो रहा है। बच्चों का आधार कार्ड भी तो बनने चाहिए। अच्छा, बच्चों के आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं। बहुत सारे दिक्कत है सरकार। हाँ। मैं बताऊंगा अगर आपको, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार जो है राशन बांट रही है, रोजगार नहीं दे रही। हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ठीक है, मतलब एक रोजगार मुद्दा है यहाँ इलाके में। जी रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा रोजगार है। और बहुत बड़ी कमियां इस सरकार में ये हो चुकी हैं कि यहाँ कोई सुविधा हमें नहीं मिल पाई आज तक। 5 साल के अंदर जितने हमने धक्के खा चुके हैं और कोई नहीं खा सकता सर इसके बाद। तो देखिए, यहाँ जो बड़ी अच्छी बात है कि तमाम वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर काफ़ी तादाद में वोट देने के लिए आए हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि 5 साल के बाद वोट डाले जाते हैं, लेकिन जो समस्या होती है वो नहीं बदलती। आज भी सड़कों के लिए, रोज़गार के लिए, और उससे भी बड़ी बात गर्ल्स कॉलेज, डिग्री कॉलेज और स्वास्थ्य अस्पतालों के लिए लोग वोट कर रहे हैं। 2012 में ये विधानसभा बनी थी, लेकिन अभी भी यहाँ की जो बुनियादी सहूलियात हैं उसका लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ खुर्रम शहजाद, लोनी, गाजियाबाद। मेरठ से हमारे नुमाइंदे तंजीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ मैजिक वॉल के साथ हमारे साथी अबू हुरैरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुरैरा आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले तंजीर, किस तरह का पोलिंग परसेंटेज, क्या अब जो है लोग और भी ज्यादा तादाद में देखने को मिल रहे हैं पोलिंग बूथ्स पर? जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, सुबह जब 7 बजे पोलिंग शुरू हुई है, वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत कम तादाद थी। और ये जो नज़ारा था तकरीबन शहर की सभी जो है पोलिंग स्टेशंस पर था और बहुत कम तादाद में आ रहे थे। लेकिन जैसे ही दिन चढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सुबह कोहरा भी बहुत था, अब आप देख सकते हैं कि हम शहर असेंबली हल्के की ही एक बुनकर नगर इलाके में है और यहाँ पर मदरसे में इसको सेंटर बनाया गया है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे के एक काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो मौजूद है वोटर्स, और बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंट था वो तकरीबन 9% था, और अब जो है वो बढ़कर 17% हुआ है। उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जैसे दिन निकलेगा, अब धूप भी निकल आई है, लोग बाहर घर से निकल रहे हैं और लंबी तादाद है, तो 6 बजे तक जो है वो वोटिंग परसेंटेज शायद पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ दे। अमूमन ये देखा गया है कि मेरठ में सभी असेंबली, हम 7 असेंबली सीटों की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है 60 के आसपास रहता है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज पिछले बार से ज़्यादा होगा। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन में कसीर तादाद में लोग हैं, यहाँ पर जो लाइन में लगे हुए हैं, बहुत से लोग वोट अपना कास्ट करके आए हैं और वोट हो गए यहाँ पर। वोट में आई? अच्छा, आप निकली हैं, क्या सोच कर निकली थी आज वोट में? जीत होगी, इसको देकर आई और जीत जाएगा। अच्छा, आप क्या चाहती हो कि आपके जो यहाँ पे सीट पे जो उम्मीदवार है कैसा है और क्या आपका मुद्दा है, क्या चाहती हो? अच्छा, और क्या मुद्दे हैं रोजगार के? लिए हॉस्पिटल है कोई यहाँ पे? नहीं है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इसी के साथ ही जो नौजवान बच्चा है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। क्या मुद्दे हैं? कोई सरकारी हॉस्पिटल है शहर के अंदर, और हम चाहते हैं जो सरकार आ रही है शहर के अंदर सरकारी हॉस्पिटल का इंतजाम। और स्कूलों की क्या हालत है? यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल नहीं है शहर के अंदर, तो हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल भी बनाए जाए। जो भी शहर से जीत कर आए विधानसभा में वो शहर की आवाज़ उठाए, तो हम चाहते हैं यहाँ सरकारी स्कूल होना चाहिए। अच्छा, पार्टी को देख रहे हो, उम्मीदवार को देख रहे हो, क्या उसमें चाहते हो? जैसे आपको पार्टी नहीं पहुँच पाती। नहीं इधर नहीं, पीछे से। सर देखो, इसमें जो हम जो देख रहे हैं अपने नजरिए से हम ये देख रहे हैं कि अपनी पार्टी है। जी हुरैरा, हमारे साथी हुरैरा तक बिल्कुल नहीं मुनज़्ज़ा, आपकी आवाज़ मुझ तक आ रही है।
और जैसे जैसा दिन बढ़ता जा रहा है हम देख रहे हैं कि लोगों में जोशो खरोश भी बढ़ता जा रहा है। 58 सीटों पर आज जहां पर चुनाव हो रहा है, हालांकि अभी तक अगर देखें तो पोलिंग फीसद थोड़ा सा मायूसकुन है, लेकिन क्योंकि सुबह में ठंड बहुत ज़्यादा थी, अब हल्की हल्की कुछ जगहों पर धूप निकली है तो लोगों में भी अब जोशो खरोश बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान मुनज़्ज़ा आज सियासी पार्टियों का है, क्योंकि 58 सीटों पर अगर 2017 की हम बात करते हैं तो 2017 में बीजेपी के लिए ये पहला मरहला बहुत शानदार रहा था। और इससे पहले भी हमने 2017 में कौन से बड़े फैक्टर थे उस पर भी बात की थी। मैजिक वॉल के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं। 2017 की जो तस्वीर है, जो नतीजे आए थे, वो तमाम हमारे सामने है, लेकिन कुछ बड़े फैक्टर और ख़ासतौर से अगर हम पहले मरहले की मुनज़्ज़ा बात करते हैं तो पहला मरहला बहुत दिलचस्प था 2017 में भी, और 2022 की अगर बात करें तो इस वजह से ज्यादा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि 2017 के जो नतीजे थे वो बड़े चौंकाने वाले थे। लेकिन क्या बीजेपी 2017 के जो नतीजे थे उन्हें एक तरह से बरकरार रख पाती है, अपनी जो कामयाबी थी, या फिर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो नया इत्तेहाद है, क्या ये बीजेपी के लिए कुछ मुश्किल खड़ा करेगा, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन अगर हम पहले मरहले की मुनज़्ज़ा बात करते हैं तो कुछ मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता दें कि कुल पहले मरहले की 58 सीटें हैं और 58 सीटों में से बीजेपी 53 सीटें जीत कर आई थी। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन इसे थोड़ा सा हाईलाइट करें। ये 53 सीटें, यानी यहीं से 2017 में बीजेपी ने स्पीड पकड़ी थी, रफ्तार बना ली थी और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। पहला मरहला था 2017 का और बीजेपी की ने क्लीन स्वीप किया था, यानी शानदार जीत यहां से बीजेपी ने हासिल की थी। और इसके अलावा दूसरी अगर हम पार्टियों की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, इन सभी की कारकर्दगी बड़ी मायूसकुन रही थी 2017 में। जी अब सवाल ये उठता है कि क्या 2017 का जो वोट परसेंटेज था, यानी बीजेपी के वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 46% वोट परसेंट था बीजेपी का 2017 में। अब क्या बीजेपी इस वोट परसेंटेज को बरकरार रख पाती है या इससे ज्यादा वोट परसेंटेज उसे मिलता है या फिर वोट परसेंटेज में गिरावट आएगी, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन जितना वोट परसेंटेज था तकरीबन आधे के करीब बीजेपी के खाते में गया था, और अगर बीजेपी इसको बरकरार रखने में कामयाब होती है तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी बीजेपी की शानदार कारकर्दगी होगी। लेकिन मुनज़्ज़ा जो बार बार हम बात करते हैं कि 2017 और 2022 के मुकाबले में अगर देखा जाए तो कई बड़े फैक्टर अब सामने आए हैं, बहुत बदलाव हम देख पा रहे हैं। चाहे किसान तहरीक की हम बात करें, इसके अलावा जाटों की एक नाराजगी है उससे बात करें, मुस्लिम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करें, और इसके अलावा बेरोजगारी एक बड़ा इशू रहा है। तो और जो मौजूदा सरकार होती है उससे कहीं ना कहीं एक नाराजगी होती है, एंटी इनकम्बेंसी का भी एक बड़ा मसला होता है। तो ये कुछ बड़े फैक्टर हैं जिन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी ने कोशिश तो बहुत की है, बीजेपी ने मेहनत बहुत की और तमाम पार्टियों ने मेहनत की है, लेकिन बीजेपी क्या 53 सीटें बरकरार रख पाएगी या 53 सीटों के आसपास पहुंचती है, ये कहना बहुत मुश्किल होगा अभी से। लेकिन मुकाबला इस बार भी बहुत दिलचस्प है। और मुनज़्ज़ा अगर इन 58 सीटों की हम बात करें तो मगरिबी यूपी में जाट के अलावा मुस्लिम भी एक बड़ा फैक्टर है, मुस्लिम वोटर यहां पर एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। और सबसे अहम जो बात है मुनज़्ज़ा कि 2017 में बीजेपी ने ऐसी 14 सीटें जीती थी जहां पर इन 58 सीटों में मुस्लिम वोटर्स का दबदबा था, यानी मुस्लिम वोटर यहां पर अक्सरियत में थे, उनमें से बीजेपी 14 सीटें जीत कर आई थी। तो क्या जो मुस्लिम बेल्ट है या जो मुस्लिम सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की अक्सरियत है, क्या बीजेपी वहां पर इस बार भी जीत हासिल कर पाएगी, या आरएलडी और समाजवादी पार्टी या बीएसपी ने जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, क्या ये अपनी बढ़त बना पाएंगे? ये तमाम फैक्टर हैं जो इस बार देखने बहुत अहम होंगे। बिल्कुल, हुरैरा और 2017 में हमने देखा था कि एक वन साइडेड बैटल थी, बीजेपी के हक में ही वेव भी थी और रिजल्ट भी बीजेपी के हक में थे, तो वन साइडेड पूरा था। लेकिन इस बार हालांकि अब मुकाबला इस बार जो है वन साइडेड नहीं है, सपा है अपने अलायंस के साथ और मुकाबला दिख रहा है तगड़ा है। लेकिन मुद्दे जो है वेस्टर्न यूपी की जब हम बात करते हैं तो डिस्प्लेस्ड और रीसेटलमेंट का इशू भी है। जब हम कैराना की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, तो ये वो मुद्दे जिसकी वजह से हजारों की तादाद में लोग जो है, चाहे हम कैराना की बात करें या फिर मुजफ्फरनगर की बात करें, तो लोग डिस्प्लेस हुए, रीसेटलमेंट अभी तक नहीं हुई। तो ये तमाम तर मुद्दे हैं जिनको बीजेपी ने अपनी सरकार में अपने इन 5 सालों में एड्रेस नहीं किया। क्या बावजूद इसके भी इन जो 14 सीटें
जो मुस्लिम मेजॉरिटी सीटें थी जो बीजेपी को मिली थी, इन सारे मुद्दों के बावजूद भी बीजेपी अपना दबदबा बना पाएगी? हुरैरा, बिल्कुल मुनज़्ज़ब, बहुत अहम सवाल आपने किया कि क्या ये 14 सीटें, क्योंकि इन 58 सीटों में कुल 17 सीटें, हम मैजिक वॉल के ज़रिए बहुत जल्दी इन तमाम चीज़ों को समझ लेते हैं कि पहले मरहले में मुस्लिम फैक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। मैजिक वॉल पर हम इसे समझ सकते हैं कि पहले मरहले में कुल 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है, यानी ये 17 सीटें जहां पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है इन 58 सीटों में से। और इन 17 में आप देखिए कि 14 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी के खाते में गई थी। इसे मैं कैमरामैन से कहूंगा इसे थोड़ा सा हाईलाइट करें, क्योंकि ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। 17 सीटें जहां पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है, वहां से बीजेपी 14 सीट जीत कर आती है। और समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर जमात कहती हैं या जो मुस्लिम वोटर्स पर अपना दावा करती हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई थी 2017 में। क्या बीजेपी, जो सवाल मुनज़्ज़ा आपने किया है, क्या बीजेपी रिटेन कर पाती है, क्या इन 14 सीटों को बरकरार रख पाती है, और क्या मुस्लिम जो बेल्ट था वहां पर जिस तरह से कब्जा बीजेपी ने जमाया था वो कब्जा बीजेपी का 2022 में भी बरकरार रहेगा, ये देखना बहुत अहम होगा। और इसके अलावा आप मुनज़्ज़ा देखिए कि उन 17 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, 1 सीट बीएसपी के खाते में, यानी बीएसपी और समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोटर्स पर अपना दावा करती है उनके खाते में सिर्फ 3 सीटें गई थी, और बहुत कम मार्जिन से समाजवादी पार्टी और बीएसपी ये सीटें 2017 में जीत पाई थी। और इसके अलावा मुनज़्ज़ा जो सबसे अहम है और जो मैजिक वॉल यहां पर दिखा रहा है कि वोट फीसद की आप अगर हम बात करें तो बीजेपी इन 17 सीटों पर जहां पर मुस्लिम वोट्स का दबदबा है, जहां पर 14 सीट बीजेपी जीती थी, वहां पर वोट शेयर बीजेपी का बहुत शानदार था, 41.44%, यानी तकरीबन आधा वोट शेयर जो था वो बीजेपी का था, जहां पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। और इसके अलावा बीएसपी और समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर है वो तकरीबन 20% के आसपास था। तो ये वोट शेयर क्या बीजेपी मेंटेन कर पाती है और क्या ये वोट शेयर उसका बरकरार रहेगा, ये भी देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि 2017 के मुकाबले में 2022 में जो बार बार जो बात मैं कह रहा हूं कि बहुत बदलाव आया और कई ऐसे फैक्टर हैं जिसमें उलटफेर हुआ है, तो क्या नतीजों में भी ये उलटफेर होगा, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बिल्कुल हुरैरा, नतीजों में देखना होगा कि कितना उलटफेर हुआ है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है। 10 तारीख को 10 मार्च को ये तमाम तर बातें साफ होंगी। हुरैरा बने रहे हमारे साथ, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।